आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बहुत दिन के बाद अमरजीत, कहाँ था इतना दिन? जी सर, शादी में थे सर। 2 क्लास मेरा छूटा। उसमें स्फीयर तक पढ़ा दिए थे। अब वहां से तुम लोग भी चाह रहा था 3 डायमेंशन को हटाइए। उसमें 1-2 चैप्टर बच गया था, सिलेंडर जी और कोन। अब एग्जाम अगर नहीं होता तो वो पढ़ा देंगे। जब तक दूसरा टॉपिक जो है हर ग्रुप का पहले कर लो। इंटीग्रेशन में ये आप 12 में भी पढ़े हैं। इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, तो शुरू में तो माइक को म्यूट कर लीजिएगा। शुरू में आपको जो 12 में पढ़े हैं वही पढ़ना है, और लेकिन वहां से क्वेश्चन जो है एक सवाल मैक्सिमम पूछेगा, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में देगा। तो आपको जो चैप्टर है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, और इवेल्यू दिखा ही देते हैं चैप्टर इसमें कौन कौन पढ़ाएंगे। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन and evaluation of डेफिनिट इंटीग्रल दोनों आ गया, यानी कि ये 12 वाला पोर्शन हो गया। लेकिन जितना 12 में है उससे ज्यादा इसमें है, और सवाल भी कुछ स्टैंडर्ड होगा। इंडेफिनिट इंटीग्रल में रेशनल इरेशनल सब आ गया है, ठीक है। अब फिर डेफिनिट इंटीग्रल दूसरा चैप्टर है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। ये भी आप 12 में थोड़ा सा पढ़े। डेफिनिट इंटीग्रल तीसरा है डेफिनिट इंटीग्रल as a limit of sum. Definite integration as a limit of sum. यहाँ तक जो है आपको 12 वाला पोर्शन है, ठीक है। ये हल्का फुल्का आप 12 में पढ़ के आए। यहाँ से आपको बिल्कुल नया हो जाएगा जो आप 12 में नहीं पढ़े। रिडक्शन फार्मूला या रिडक्शन फार्मूला ही होता है इंटीग्रेशन में। ये बिल्कुल नया है, ये 12 से रिलेटेड है। और चौथा जो है बिल्कुल नया है। उसके बाद कर्व ट्रेसिंग। कर्व ट्रेसिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इसी में आएगा एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व। एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व आप 12 में भी पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे वहां पे स्टैंडर्ड कर्व था, यहाँ पे कर्व का ग्राफ आपको अपने से बनाना पड़ेगा, ठीक है, कर्व ट्रेसिंग के द्वारा। उसके बाद
उसको इंटीग्रेट करना है, यानी कि एरिया निकालना है। सो लेंथ ऑफ ए कर्व, ये भी नया टॉपिक है। एक कर्व का लंबाई कितना होगा। और सातवां है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रिवॉल्यूशन। ये बिल्कुल बीएससी में है, ये आपको 12 में नहीं मिला है। यानी कि 3 चैप्टर जो जल्दी आपको पढ़ना है, 12 वाला पोर्शन है। यहाँ से आपको एक सवाल देगा, बाकी सवाल सारा जो है इसी से देना। लेकिन इसको बिना पढ़े इसको नहीं पढ़ सकते हैं, सारा यूज होगा उसी का। तो जो आप 12 में पढ़े हैं उसको हम थोड़ा तेजी में पढ़ाएंगे। लिख लिए इसको। जी सर। हो गया है। यस। इंटीग्रेशन आसान टॉपिक नहीं है। जब तक ये पहला जो 3 चैप्टर है वो आपका क्लियर नहीं होगा तो बाद वाला जो है क्लियर नहीं होगा। यानी कि इंटीग्रेशन का जितना रूल है वो मुख्य रूप से आप 12 में ही पढ़ें, वो रूल आपको याद होना चाहिए, तब आप इंटीग्रेट कर पाइएगा। आज तो इंट्रोडक्शन क्लास में ही पार हो जाएगा। इंटीग्रेशन क्या है? तो इंटीग्रेशन एक मेथड है, द प्रोसेस एक विधि है बाय विच द प्रोसेस बाय विच वी फाइंड द इंटीग्रल of a function ठीक है। द प्रोसेस बाय विच वी फाइंड द इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। यानी कि वैसा विधि जिस विधि से किसी फंक्शन के इंटीग्रल को प्राप्त किया जाता है उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। और ये जो है 2 तरह का विधि होता है, एक डिफरेंशिएशन का उल्टा जो आप 12 में पढ़े हैं, और दूसरा बाय समेशन यानी कि उसको जोड़ के फाइंड द इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन, किसी फंक्शन का इंटीग्रल जो है प्राप्त करते हैं। कैसे? एक इंटीग्रेशन बाय इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, बाय इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी कि डिफरेंशिएशन का जो इनवर्स प्रोसेस है या रिवर्स प्रोसेस भी कहते हैं, उसके द्वारा किसी फंक्शन को
इंटीग्रेट करते हैं। और दूसरा क्या है, बाई समेशन, इंटीग्रेशन बाय द प्रोसेस ऑफ समेशन। यही दो तरीका है हमारे पास, इंटीग्रेशन बाय द प्रोसेस ऑफ समेशन। 12 में हम लोग इस मेथड को यूज करके आए, डिफरेंशिएशन का जो उल्टा है उसी को यूज करके आए। तो हम लोग जो है अभी पहला मेथड को स्टार्ट कर रहे हैं जो 12 में पढ़ना है। ये थोड़ा सा बता दिए कि इंटीग्रेशन हम लोग सीधा अभी तक क्या जानते थे कि इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, और वो प्रोसेस जो है अभी हम लोग जो है 12 वाला पार्ट में करेंगे, जहां से एक सवाल देगा आपको। ऐसा नहीं है कि इससे सवाल नहीं देता है, अगर नहीं देता तो इसको पढ़ाना ही बेकार था। तो इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स या रिवर्स भी कह सकते हैं, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। पहला मेथड को यूज करें, ठीक है। इसी को पहले पढ़ाएंगे और ये बहुत ही फास्ट पढ़ाएंगे। कहने का मतलब इसमें सवाल बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे, केवल एक सवाल दो सवाल बताते हुए आगे बढ़ जाएंगे जो आप 12 में पढ़े। तो बोलता है किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कितना होता है, कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। और अगर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, देन वी से दैट, तब हम लोग कहते हैं कि कॉस का इंटीग्रल कितना होगा, साइन होगा। अगर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है तो कॉस का इंटीग्रल क्या होगा, साइन होगा। देन वी से दैट इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, साइन एक्स। वी राइट इट एज, और इसको लिखेंगे कैसे, वी राइट इट एज कॉस का इंटीग्रल। तो ये हो गया कॉस का इंटीग्रल, एक्स का फंक्शन है तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए हैं तो dx दिए, और कॉस का इंटीग्रल क्या हो गया, साइन एक्स। ठीक है। अगर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा। ये रिवर्स प्रोसेस हुआ। सिमिलरली अब सवाल उठता है कि जब इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट को क्यों जोड़ते हैं। तो देखो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है, और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस 1, मान लो इसमें 1 जोड़ दिए तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो गया, अब 1 कांस्टेंट है तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब यहां से पता चला कि इस फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन इतना ही आता है, इसलिए कॉस का इंटीग्रल अब कितना होगा, कॉस का इंटीग्रल हो गया, जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये आया। तो किसको डिफरेंशिएट किए थे, साइन एक्स प्लस 1 को। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस 2, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और ये 2 कांस्टेंट है उसका तो 0 हो गया।
तो जब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इतना है, यानी कि इसका इंटीग्रल, कॉस का इंटीग्रल किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होना चाहिए, sin x प्लस 2। आप देख रहे हैं कि एक ही फंक्शन का अलग अलग इंटीग्रेशन आ रहा है। यहाँ पे कॉस का इंटीग्रल कितना आया, साइन। यहाँ पे कॉस का इंटीग्रल कितना आया, sin x प्लस 1। यहाँ पे कॉस का इंटीग्रल कितना आया, sin x प्लस 2। अगर हम यहाँ लेते sin x प्लस 3 तो उसका भी डिफरेंशिएशन कॉस आता, और कॉस का इंटीग्रल क्या होता, sin x प्लस 3। तो आप कॉस का इंटीग्रेशन साइन भी हुआ, sin x प्लस 1 भी हुआ, sin x प्लस 2 भी हुआ। इसीलिए डिफरेंशिएशन ऑफ sin x प्लस c कांस्टेंट है, तो sin का डिफरेंशिएशन cos x और कांस्टेंट का 0 हो गया। और यहां से जब इंटीग्रेट करेंगे तो cos का इंटीग्रल कितना होगा, cos का इंटीग्रल हो गया, जिसका डिफरेंशिएशन ये था, ये किसका डिफरेंशिएशन था, sin x प्लस c का। इसीलिए अब देखिए cos का इंटीग्रल sin x प्लस 1, cos का इंटीग्रल sin x प्लस 2, यानी कि कांस्टेंट बदलते जा रहा, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, तो लास्ट में हम लिख दिए sin x प्लस c। इसीलिए किसी फंक्शन को जब इंटीग्रेट करते हैं तो उसमें कांस्टेंट को जोड़ दिया जाता है। इसी वजह से इसमें 2-4 स्टेप हम करके दिखा दिए। ये समझ में आया क्लियर, क्यों कांस्टेंट को Yes. जोड़ते हैं। जी सर। अब हम फाइनल रिजल्ट इसका लिख रहे हैं, इफ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, कैपिटल फंक्शन कैपिटल एफ एक्स है, और प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स। माना कि कैपिटल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन स्मॉल एफ एक्स है, देन इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ एक्स किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, बराबर क्या होगा, कैपिटल एफ एक्स। अब प्लस जब किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट को क्या करेंगे, जोड़ देंगे हमेशा। हियर जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं एफ एक्स इज कॉल्ड, इसको इंटीग्रेंड कहते हैं, ठीक है। इसी को इंटीग्रेट किए, जिस फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाता है उसको इंटीग्रेंड कहते हैं। दूसरा, ये जो सिंबल है, बी द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है केवल। तीसरा, ये dx जो है, dx इंडिकेट्स, ये क्या इंडिकेट करता है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर यहाँ पे dy कर दीजिएगा तो ये इंटीग्रेशन जो है y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। dx केवल एक सिंबल है जो बताता है कि इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हुआ। तो इसको जान गए, ये क्या है, इंटीग्रेंड। dx एक सिंबल है जो बताता है कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, और ये क्या है, इंटीग्रल का साइन है। अब इंटीग्रेट करने के बाद कैपिटल एफ एक्स आया, कैपिटल एफ एक्स को क्या कहते हैं, कैपिटल एफ एक्स इज कॉल्ड इंटीग्रल, इसको इंटीग्रल कहते हैं। और सी क्या है, नीचे दिख रहा है ना, सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। किसी भी फंक्शन को इंडेफिनिट इंटीग्रल का बात कर रहे हैं, इंडेफिनिट मतलब लिमिट नहीं होगा,
किसी भी इंडेफिनिट इंटीग्रल में जब हम फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट को जोड़ देंगे। कांस्टेंट को क्यों जोड़ना पड़ा, उसका रीजन हम 2-4 स्टेप में करके दिखाए थे। ठीक है, तो इसके विषय में सब चीज बताएं कि कौन क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है। तो जहां भी dx लिखा हुआ रहे तो आपको समझना चाहिए कुछ नहीं है, ये एक सिंबल है जो बताता है कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया गया है। अगर यहाँ पे डी हम कर दे तो t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा। चलिए, हो गया। यस सर। लिखते जा रहा हूँ ना जी। जी सर। मेन है स्टूडेंट जो है बीच में देखिए अपसेंट जब हो जाता है तो फिर उसको क्लास समझ में नहीं आता, अब वो टॉपिक हार्ड हो जाता है। 3 डायमेंशन बहुत हार्ड नहीं था, लेकिन जो क्लास छोड़ दिए और उसका रिकॉर्ड भी नहीं था तो वो पीछे देख पाते। खासकर डायरेक्शन कोसाइन वाला जिसका चैप्टर छूट गया उसको जो है दिक्कत होने लगा। अब आइए फार्मूला जो आप 12 में पढ़े। इंटीग्रल ऑफ dx, अगर x रहेगा तो dx रहेगा तो x हो जाएगा और प्लस एक कांस्टेंट अपने से जोड़ते जाइएगा, जहां छोड़ भी देंगे वहां। इंटीग्रल ऑफ 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन बोलते जाओ जल्दी जल्दी, याद है? log x। log x, इस log का बेस जो है e होगा। इंटीग्रल ऑफ ex, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ex का इंटीग्रल ex होता है। इंटीग्रल ऑफ ax, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है लेकिन यहाँ कांस्टेंट है, यानी कि 2, 4, 10। e का वैल्यू फिक्स होता है, e का वैल्यू 2.71 फिक्स होता है। तो ax का इंटीग्रल क्या होता है? ax बाई log a, इस log का बेस e है। इंटीग्रल ऑफ एक्शन, x टू द पावर n जब भी होगा तो जितना पावर है उसमें 1 जोड़िएगा और उसी पावर से भाग देंगे। इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, इंटीग्रल ऑफ sec x इंटू टेन एक्स, sec x होता है। इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स बराबर माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, इंटीग्रल ऑफ dx बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रल ऑफ
dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये tan इनवर्स एक्स इंटीग्रल ऑफ dx बाई x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और भी इंटीग्रेशन है, अब वो आएगा, अभी तो मुख्य रूप से इतना ही है। हो गया। हो जाएगा तो बताइए जल्दी से। हो गया जी। यस सर। मिटाए तब। जी सर। चौदह फार्मूला यहाँ बताएं, ये आप 12 में पढ़ के आए थे, ठीक है। कभी कभी आपको इसके अलावा भी फार्मूला आएगा, वो क्या क्या है। इंटीग्रल ऑफ, हालांकि इसका कम यूज होगा, लेकिन बीएससी में पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। कॉस हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। और साइन हाइपरबोलिक एक्स का डीएन मंडल यूनिवर्सिटी में हाइपरबोलिक फंक्शन सिलेबस में दिया हुआ नहीं, और दिया नहीं है जबकि उसका यूज पूरा होगा। अब बताइए कि ये सब जो है सिंबल आप पढ़िएगा नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये हाइपरबोलिक कहाँ से आ गया। इंटीग्रल ऑफ सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, उसका होता है टेन हाइपरबोलिक एक्स। ये बिल्कुल नया पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ कोशेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर माइनस कोट हाइपरबोलिक एक्स। उसके बाद इंटीग्रल ऑफ शेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू टेन हाइपरबोलिक एक्स डीएक्स भी होगा बराबर माइनस सेक हाइपरबोलिक एक्स प्लस एक कांस्टेंट। उसके बाद इंटीग्रल ऑफ कोशेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉट हाइपरबोलिक एक्स डीएक्स माइनस कोसेक हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी। दोनों में यहाँ देखिए लगातार 3 माइनस आया।
कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर में भी माइनस, सेक हाइपरबोलिक इंटू टेन हाइपरबोलिक में माइनस, कोशेक इंटू कॉट हाइपरबोलिक उसका भी माइनस में। अब बाकी तीन जो है कॉस का हुआ, साइन का हुआ और सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर पॉजिटिव है। हो गया। आपको 14 फार्मूला तो बिल्कुल याद होना चाहिए क्योंकि वो 12 में पढ़ के आए हैं। ये 6 फार्मूला अलग से आप बीएससी में पढ़े हाइपरबोलिक फंक्शन का। मिटा दे। यस सर। फंडामेंटल रूल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का कोई जनरल मेथड नहीं है। पहला रूल है इफ f1x, f2x, f3x, fnx are function of x, जितने भी हैं सब x का फंक्शन है। देन पहला रूल बोलता है इंटीग्रल ऑफ f1x प्लस f2x प्लस f3x प्लस fnx n फंक्शन है, ठीक है। पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन, nवां फंक्शन सब x का ही फंक्शन और n फंक्शन का ये सम दिया हुआ बीच में प्लस है। तो इंटीग्रेशन के रूल के अनुसार ये अलग अलग टूट जाएगा। पहला फंक्शन का इंटीग्रल ऐसे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं प्लस दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल प्लस तीसरा फंक्शन का इंटीग्रल प्लस nवां फंक्शन का इंटीग्रल अलग अलग टूट जाता है, जिसको बोलते हैं टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन। टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन, कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है तब उसको टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट किया जाता है। ये पार्ट 3 में इसका थ्योरम पढ़िएगा, आपको डायरेक्ट यहाँ पे यूज करना है। जैसे टर्म बाय टर्म कैसे इंटीग्रेट करते हैं, किस आधार पर, इसका प्रूफ है, लेकिन वो पार्ट 3 में पढ़ना आपको। दूसरा, इफ लेमडा इज ए कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट है यानी कि नंबर है, एंड fx इज ए फंक्शन, fx कोई फंक्शन है ऑफ x का, देन इंटीग्रल ऑफ लेमडा इनटू fx। तो हम लोग जानते हैं फंक्शन यही है, ये तो कांस्टेंट है और किसी फंक्शन में कांस्टेंट से अगर गुना रहेगा तो आप कांस्टेंट को बाहर कर दीजिएगा इंटीग्रल का और केवल फंक्शन को इंटीग्रेट कर दीजिएगा। यही दो फंडामेंटल रूल है। हो गया। सर बोलो।
हो गया सर। हम सोचे तुम कुछ पूछेगा। चलो, अब जैसे कुछ फंडामेंटल सवाल, इंटीग्रेट पहला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस साइन एक्स। तीसरा है साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। सबको इंटीग्रेट करना है। चौथा है एक्स प्लस 2 बाई एक्स प्लस 4। फंडामेंटल सवाल जो आप 12 में बनाए। जैसे पहला, किसी भी सवाल का इंटीग्रल को जनरली आई के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम आई लिख दिए और इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। एक्स का फंक्शन है तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट की और उसको मान लिया कि इंटीग्रल कितना है आई। यही ना फंक्शन है f1x, f2x, f3x, तीन फंक्शन का सम। तो अभी जस्ट पढ़े कि अलग अलग तोड़ सकते हैं। पहला फंक्शन का इंटीग्रल प्लस दूसरा फंक्शन का इंटीग्रल प्लस तीसरा फंक्शन का इंटीग्रल। ये कांस्टेंट है, बाहर निकला एक्स स्क्वायर dx। ये भी कांस्टेंट है, बाहर निकला x dx। और ये कांस्टेंट है, बाहर निकला dx। इंटीग्रेट कैसे करते हैं? x का पावर n, n का वैल्यू 2 है, तो जितना पावर है उसमें 1 जोड़े, तो 2 में 1 जोड़े 3 और उसी से भाग दिए। d, x का पावर 1 है, तो 1 में 1 जुटेगा तो 2 और उसी पावर से भाग दिए। प्लस c और dx का इंटीग्रल x और प्लस एक कांस्टेंट k। ये हो गया। इतना आसान भी 12 में नहीं था जितना आसान मतलब बता रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि आप एक बार देख लीजिए। एक दो सवाल हम बता दिए, डायरेक्ट हम लोग को बीएससी वाला पे पहुंचना है। दूसरा सवाल अभी हम अलग अलग करके दिखा दे रहे हैं, बाद में डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे। पहला फंक्शन का इंटीग्रल, दूसरा फंक्शन ये है जिसमें 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दिए सीधे x dx। और तीसरा फंक्शन साइन का इंटीग्रल। एक्स स्क्वायर का कितना होगा? x³/3 प्लस 2 और x का इंटीग्रल जितना पावर है उसमें 1 जोड़िए तो x²/2। और साइन का इंटीग्रल कितना होता है? साइन का होता है माइनस कॉस और प्लस एक कांस्टेंट, यानी कि फाइनली मिलेगा x³/3। ये 2 2 कट गया, x² माइनस कॉस एक्स प्लस सी, जहां पे सी जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हो गया।
हो गया जी? यस सर। दूसरा, स्टार्टिंग में बहुत बोरिंग टाइप का रहता है, सारा 12 वाला आ जाता है, इसको बिना बताए आगे बढ़ भी नहीं सकते। आई लिए, मान लिए कि इसका इंटीग्रल जो है आई है। इंटीग्रेशन में सबसे बड़ा रूल होता है कि आप कुछ सवाल जो है जिस फॉर्म में भी दे तो उसको आप चेंज करके, ट्रांसफॉर्म करके उस फॉर्म में लाना है जिसका फार्मूला आप जानते हैं। यही इसका मेन मेथड है। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि डायरेक्ट उस पर बैठा दीजिए और आ जाएगा। तो आपको सोचना है कि ये फंक्शन दिया हुआ है, तो ऐसा तो फार्मूला हम लोग पढ़े नहीं, इसको ट्रांसफॉर्म्ड करेंगे दूसरे फॉर्म में जिसका फार्मूला हम जानते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स। ऊपर में साइन हो जाएगा और नीचे में कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। साइन बटे कॉस 10x होता है और 1 बाई कॉस सेक एक्स होता है। और सेक एक्स इंटू 10x का फॉर्मूला पता है कितना, सेक एक्स प्लस एक कांस्टेंट। ये हम लोग समझिए एक मेथड पढ़े। जनरली जो है इंटीग्रेशन 4 मेथड से किया जाता है। मेथड बाय ट्रांसफॉर्मेशन, मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन, मेथड बाय पार्ट्स और मेथड बाय उसमें आपको रेशनल, उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन आ जाता है, ये सब आ जाता है। तो सब्स्टिट्यूशन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बाय पार्ट्स हुआ, ये मुख्य 3 मेथड है। अब बाकी जो है जिसमें स्टैंडर्ड फार्मूला होता है या रेशनल पार्शियल फ्रैक्शन होता है, उस मेथड से भी हम लोग कुछ फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। यही जनरल मेथड है किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करने का। लेकिन जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में u इंटू वी, यू बाई वी पढ़े थे, वैसा कोई फार्मूला यहाँ नहीं है। हम लोग अभी मुख्य रूप से क्या पढ़े, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि सवाल जो हमको डायरेक्ट फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग जो है उस फॉर्म में ला रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं सवाल को जिसका फॉर्मूला हमको पता है। जैसे x प्लस 2 बाई एक्स प्लस 4, और भी इसमें नियम है, वो आगे बताएंगे। अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं। x प्लस 2 को ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 4 माइनस 2 बाई एक्स प्लस 4। नीचे में देख लिए x प्लस 4 है तो ऊपर भी x प्लस 4 बैठा दिए। अब लिखना तो हमको x प्लस 2 है, तो 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि x और 4 में 2 घटाएंगे 2। तो हम लोग सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखें, x प्लस 4 है तो न्यूमिनेटर भी x प्लस 4 बैठाएं और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके उतना ही कर दिए। अब इसको दो पार्ट में तोड़ दिए, फर्स्ट टर्म बाई डिनोमिनेटर और सेकेंड टर्म बाई डिनोमिनेटर, ऐसा लिख सकते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा 1, यानी कि पहला फंक्शन dx का इंटीग्रल माइनस ये 2 कांस्टेंट है बाहर निकला, और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल, फंक्शन कितना बचा 1 बाई एक्स प्लस 4, और dx का इंटीग्रल कितना होता है x, ये 2 हो गया, और 1 बाई एक्स सीधे x मान लेंगे तो 1 बाई एक्स का log x होता है और प्लस एक कांस्टेंट। सर u बाई v पे तो सर लॉग नहीं आएगा। u बाई v पे क्या, u बाई v बाई v के फॉर्म में जो इंटीग्रेशन होता है, पहले v बाहर होता है, फिर u का होता है, अरे वो फिर इंटीग्रेशन होता है कि डिफरेंशिएशन होता है? सब तो लोग भूल भाल गया।
u बाई वी वही ना बोले कि डिफरेंशिएशन का एक कुछ रूल है, u इंटू वी यू बाई वी। इंटीग्रेशन में वो रूल थोड़ी है। चलो हो गया। जी सर। यस सर। ये अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। फंक्शन फार्मूला पे बिल्कुल नहीं था और उसको जो है हम लोग तोड़ के फार्मूला पे लाए, यानी कि ट्रांसफॉर्म किए फंक्शन को। There is no general method to integrate a function। किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए कोई जनरल मेथड नहीं है, बट generally we use the following method। पहला है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम लोग पढ़ रहे थे उसी पे सवाल था। कुछ तो डायरेक्ट फार्मूला में पढ़े और कुछ ट्रांसफॉर्म किए हम लोग। दूसरा है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और तीसरा है बाई पार्ट्स। यही मुख्य रूप से है 3 मेथड। और पार्शियल फ्रैक्शन को भी यूज करते हैं। चौथा में बहुत कोई लिख देता है बाई पार्शियल फ्रैक्शन, तो वैसे तो और भी स्टैंडर्ड फार्मूला ये सब आता है। ठीक है, जैसे एक सवाल और इसका बना लो, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का। इंटीग्रेट 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऐसा हम लोग कोई फार्मूला नहीं पढ़े, और इसको अगर तोड़िएगा तो 1 बाई कोसेक स्क्वायर 1 बाई शेक 1 बाई साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर, और 1 बाई कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, यानी कि कोसेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर। उसका भी फार्मूला हम लोग नहीं पढ़े। तो ये किसी फार्मूला पे नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे। इसको बनाने के लिए इसको चेंज कर लेंगे। यही सवाल था हमारा। मान लिए आई 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसको 2 पार्ट में तोड़ दिए, साइन स्क्वायर बटे इतना साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेकेंड टर्म बाई डिनोमिनेटर, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ये कैंसिल हो गया। 1 बटे कॉस स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, और 1 बाई साइन स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कितना होता है, सेक स्क्वायर का होता है 10x और कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स प्लस एक कांस्टेंट। तो सवाल हम लोग का
फार्मूला में नहीं था उसको क्या किए, ट्रांसफॉर्म करके फार्मूला में लाए, जिसका इंटीग्रल हम लोग को पता था। तो ये था ट्रांसफॉर्मेशन, पहले भी सवाल हम बताए थे ट्रांसफॉर्मेशन का। अब देखिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का कुछ प्रॉब्लम। ये सब आप 12 में पढ़ के आए, ये नया हम नहीं पढ़ा रहे। सवाल केवल बता रहे हैं कि आपको याद हो जाए सब, पिछला जो भूल गए हैं। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसमें सबसे पहले कुछ रिजल्ट को याद कर लीजिए। इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एफ एक्स। ठीक है, कोई भी फंक्शन हो, डिनोमिनेटर में कोई भी फंक्शन और उसी का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर में है, ठीक है, एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रल लॉग एफ एक्स होगा हमेशा। ये रिजल्ट बता रहे हैं। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग मान लिए यही सवाल था लेफ्ट साइड में। मान लीजिए एफ एक्स को कुछ माना कि एफ एक्स इज इक्वल टू जेड, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए। तो जब एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स, और ये एक्स का फंक्शन है तो डिफरेंशियल होगा डी एक्स, और ये जेड का फंक्शन है तो डिफरेंशियल होगा डी जेड। कहने का मतलब हम लोग सिंपली डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे एफ एक्स बराबर जेड है, अब मान लीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, या तो एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, एफ डैश एक्स। अब फिर अंदर वाला का डिफ्रेंशिएशन, एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, जो नहीं लिखेंगे। और जेड का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डी जेड बाई डी एक्स। इसको गुना कीजिएगा तो एफ डैश एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो डी एक्स बराबर डी। तो हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट लिख देते हैं, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स, और एक्स का फंक्शन है तो डिफरेंशियल डी एक्स, जेड का फंक्शन है तो डिफरेंशियल डी जेड। डायरेक्ट ये लाइन आ गया, ये वाला हम लोग नहीं लिखते। ठीक है, जेड हम लोग हमेशा इसी को यूज करेंगे। मान बैठा दो, इसको हम लोग जेड माने थे तो 1 ऊपर में, ये हो गया जेड। एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू डी जेड। अब जहां जहां जेड है समझो एक्स है, तो 1 बाई एक्स डी एक्स, 1 बाई एक्स का क्या होता है लॉग एक्स, तो 1 बाई जेड का क्या होगा लॉग जेड। अब प्लस एक कांस्टेंट लॉग जेड, जेड हम लोग माने थे एफ एक्स को। ठीक है, याद रखिएगा लॉग का जब जब यूज कर रहे हैं, यानी कि फंक्शन जो है, ये फंक्शन का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव नहीं आया तो लॉग जो है डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत कोई वहां पे मॉड चढ़ा देता है, यानी कि वो नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन हम आपको बोल दिए कि सिर्फ वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं। याद रखिएगा, किसी कोई भी फंक्शन हो और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में मौजूद हो तो उस वैसे फंक्शन का इंटीग्रल लॉग एफ एक्स होगा। दूसरा, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी और एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। ठीक है, इसका पावर है n, इसका पावर है n।
इज इक्वल टू होगा 1/a f ऑफ ax प्लस b जिसका पावर n+1 बाई n+1 और प्लस एक कांस्टेंट। ये भी एक तरह का फार्मूला है। यहाँ पे हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि x का जो कोफिशिएंट है a से डिवाइड हो जाता है। तो इंटीग्रेट करने के लिए ये सवाल है, हम लोग मान लिए f ऑफ ax प्लस b इज इक्वल टू z, इस पूरे को z मान लीजिए और डिफरेंशिएट कीजिए। तो fx का डिफरेंशिएशन f डैश और फिर f को हटाकर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन। तो a तो कांस्टेंट है, x का 1 होगा यानी कि dx हम लिख दिए, x का फंक्शन है तो अब b 0 हो गया और z का क्या होगा dz। यहाँ से f डैश ax प्लस b इंटू dx बराबर कितना होगा, a नीचे आ जाएगा 1/a dz। मान बैठा दो, इसी को z माने, तो यह z का पावर n और इस पूरे का वैल्यू निकाला हुआ है। f डैश x ax प्लस b इंटू dx बराबर कितना 1/a dz। 1/a कांस्टेंट है, z टू द पावर n dz, इसका क्या हो जाएगा, जितना पावर है उसमें 1 जोड़े और उसी पावर से भाग दिए। मान बैठा दो 1/a, z माने थे किसको, f ऑफ ax प्लस b टू द पावर n+1 बाई n+1 प्लस c। तो फंक्शन में हमको पावर n था, तो वो तो पावर n था तो पावर n+1 हो गया, उसी पावर से भाग दिए, इसमें कुछ नया नहीं हुआ। लेकिन यहाँ देखते हैं x का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट a है तो a से भाग देना पड़ा। कहने का मतलब जैसे सवाल जो है, आप जानते हैं कि साइन या कॉस x का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन x होता है। अब मान लो यहाँ पे दे दिया कॉस, ये आपको दे दिया 10x, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है तो कॉस 10x का भी होगा, साइन 10x ही होगा। कॉस का साइन तो यहाँ भी कॉस का साइन होगा, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है 10, तो आप सीधे 10 से भाग दे दीजिएगा, जो x का कोफिशिएंट होगा उससे भाग देंगे, वो इसी रिजल्ट से पता चलता है। x का कोफिशिएंट a था तो a से भाग दिए, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 था तो 1 से भाग देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ x का कोफिशिएंट 10 था तो 10 से भाग दिए। इसको याद रखिएगा, ये सभी जगह यूज होगा। ठीक है, हो गया। हुआ जी। जी सर। ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में 2 रिजल्ट हम बताएं। अब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का 1-2 सवाल बना देते हैं। इंटीग्रेट e टू द पावर √x बाई √x 1/x अंडर रूट log x और sin टू द पावर 5x। इस तरह से मान लीजिए सवाल दे दिया।
पहला सवाल देखिए, e to the power root x by root x dx। हम लोग को तो फार्मूला में लाना है और इसको डायरेक्ट जो है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से नहीं लाने में दिक्कत होगा। हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज किए, रूट एक्स को z मान लिए। हम लोग वैसे फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन फंक्शन में यानी कि इंटीग्रेंड में दिया हुआ रहे, वैसे फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करेंगे यानी कि पुटअप करेंगे जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन जनरली सवाल में मौजूद हो। अक्सर वो सवाल में होता है तो वैसे फंक्शन को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब्स्टिट्यूट किया डिफरेंशिएट किया जो आ रहा वो सवाल में नहीं रहेगा, लेकिन जनरली मैक्सिमम सवाल में ऐसा होगा कि जिसको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन वहां होना चाहिए। तो हम लोग रूट एक्स को मान लिए z, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/2 रूट एक्स, और चूंकि x का फंक्शन है तो dx, ये z का फंक्शन है तो dz। यहाँ से 1/√x इंटू dx, इसका वैल्यू निकालिए तो ये 2 से गुना हो जाएगा 2dz। तो e का पावर और इसको हम लोग z माने, बचा कितना 1/√x इंटू dx, और 1/√x इंटू dx का वैल्यू 2dz। ये 2 कांस्टेंट है, ez dz 2, ex का इंटीग्रल ex ही होता है तो ez हो गया, और प्लस एक कांस्टेंट 2, और z का वैल्यू कितना माने थे रूट एक्स। दूसरा सवाल आपको ये है, इसको जो है याद ही कर लीजिएगा। 1/√x का इंटीग्रेशन कितना होता है, ठीक है। 1/√x का मतलब क्या हो गया 1/x का पावर हाफ, यानी कि x टू द पावर माइनस हाफ। ये इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो माइनस हाफ में 1 जोड़ेंगे तो हाफ आ जाएगा, और नीचे में 1/2, यानी कि ये होगा 2√x। तो इसको याद रखिएगा तो बहुत जगह यूज होगा, 1/√x का इंटीग्रल 2√x होगा, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार जो है उसको फिर ऊपर ले जाइए पावर को, तो इतना लंबा चौड़ा क्यों करेंगे, उसको याद ही कर लीजिए 1/√x का 2√x होता है। अब यहाँ पे हम लोग मान रहे हैं log x को मान लिए, कुछ log x को z मान लिए, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x और x का फंक्शन है तो dx, ये हो गया dz। 1/ और log x को z माने थे तो ये हो गया √z, बचा कितना 1/x इंटू dx, डिफ्रेंशिएट करने के बाद यही आया है और ये यहाँ पे मौजूद है 1/x इंटू dx, 1/x इंटू dx का वैल्यू dz। अभी जस्ट बता दिए कि 1/√x का कितना होता है 2√x, तो 1/√z का कितना होगा 2√z और प्लस एक कांस्टेंट बराबर 2√, और z किसको माने थे log x को, इसका इंटीग्रल हो गया। तीसरा सवाल, ये लिख लिए सब।
यस सर। आप लोग जो है, कुछ लड़का बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज इस सेंस में कि किस दिन कहाँ पे क्लास चल रहा है, जबकि हम ये क्लियर कर दिए थे कि डिफरेंशियल कैलकुलस का जो क्लास है, डिफरेंशियल कैलकुलस, ये आपको ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, और ये इस ऐप पे चल रहा है जो बनाए हैं, ठीक है। इसमें पूछने का बात नहीं है कि कहाँ चल रहा है, हमेशा ये इसी पे चलते रहेगा। दूसरा क्लास जो है आपको इंटीग्रल कैलकुलस शुरू हो गया। इंटीग्रल कैलकुलस ये आपको मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 3 डायमेंशन के जगह पे स्टार्ट हुआ, और ये चल रहा है टीचमेंट पे। अगर इसमें हमको कभी ऐप पे पढ़ाना पड़ा ये वाला क्लास, ये तो जनरली चल ही रहा है डेली, इसमें टीचमेंट पे ये क्लास ही नहीं हुआ कभी, और इसी पे चलते रहेगा। इसको अगर इस ऐप पे पढ़ाना होगा तो हम मैसेज करेंगे, ठीक है। और नहीं तो जनरली जैसे अभी फंडामेंटल चल रहा है तो ये टीचमेंट पे, यानी कि ये ओपन कर देंगे, सब कोई देख सकता है इसको। लेकिन जहाँ पे मेन पोर्शन जब पहुंचेगा तो इसका भी क्लास, जैसे कर्व ट्रेसिंग ये सब जो हुआ, तो वो हो सकता है कि हम अपने ऐप पर ही वो क्लास ले, इसका भी, तो उस समय हम मैसेज कर देंगे। जब तक आपको मैसेज नहीं मिलेगा कि इंटीग्रल कैलकुलस का क्लास ऐप पे हो रहा है, एचसीएम मैथ क्लासेस पे, तब तक आप सीधा समझिए कि टीचमेंट पे होगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। तो स्पेशल अगर आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया कि ऐप पर लेंगे, अपना ऐप पे, तब ये एचसीएम मैथ क्लासेस पे जाके ज्वाइन कीजिएगा। ये क्लास तो आपको आंख मूंद के टीटीएस में इसी ऐप पर जाना है, टीचमेंट के बारे में सोचना ही नहीं है। अभी ये चल रहा है टीचमेंट पे, जब इसको चेंज करना होगा, इस पर लाना होगा, तो आपको मैसेज कर देंगे। अपना टाइम याद रखिएगा कि टीटीएस में डिफरेंशियल कैलकुलस होगा, एमडब्ल्यूएफ में इंटीग्रल कैलकुलस होगा, ठीक है। कुछ चैप्टर हम बार बार बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसको हम पढ़ाए नहीं है, बार बार बोल रहे हैं कि हर ग्रुप को अभी पहले हम पूरा कर रहे हैं, उसके बाद टाइम बच गया तो जो जो चीज बचा हुआ है वो पढ़ा देंगे। 3 डायमेंशन तो और इच्छा था पढ़ाने के लिए, तुम लोग जो है देख रहे हैं कि कोई जुड़ नहीं रहा। 2-3 दिन इधर जो है हम देख रहे हैं कि अकेले एक सिंगल लड़का पढ़ रहा है, वो सदाब अंजुम थे, वही क्लास कर रहे थे, इसीलिए उसको बंद किया कि शायद तुम लोग जो है उसको अब पढ़ना ही नहीं चाहता है। अब ये जो क्लास आज स्टार्ट हुआ तो इसको ड्रॉप नहीं कीजिएगा, कहने का मतलब लगातार क्लास करते रहिए, तब समझ में आएगा। वीडियो पे नहीं जाइए कि वीडियो सेव मिलेगा बाद में हम देख लेंगे, अब बाद में जो होता है ना वो बाद में ही रह जाता है, मतलब उसको देख नहीं पाते। इसलिए आप लाइव क्लास में ही जुड़िए और उसको क्लास कीजिए। अब देखिए साइन टू दी पावर 5x, तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं पढ़े, साइन रहता तो हम लोग इंटीग्रेट कर देते, फार्मूला जानते हैं, लेकिन साइन का पावर 5, तो ये आप 11-12 में पढ़ के आए होंगे, पूरा इसका ढेर सारा रूल है, अब उतना तो लिखाएंगे नहीं यहाँ पे। m जब ऑड होगा तब क्या पुटअप करेंगे, n जब ऑड होगा तब क्या पुटअप करेंगे, m n दोनों ऑड होगा तो क्या लेते हैं, ठीक है। इसका जो है 5-6 रूल है, हम यहाँ पे डायरेक्ट बता दे रहे हैं। हम लोग को पावर को खत्म करना है, इसको लिख सकते हैं साइन का पावर 5x dx। तो सवाल उठता है कि हम लोग किसको माने कि ये आ जाए, साइन को ही मानना पड़ेगा, क्योंकि साइन का पावर बहुत ज्यादा है, साइन का पावर 5x dx, और इसको बनाने के लिए पावर जो है ऑड है, एक कॉस को निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि साइन को अगर मान लेते हैं तो साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस को हमको सेट करना पड़ेगा। ऐसा करो, हम लोग कॉस को मान रहे हैं, वैसे भी साइन का पावर जब ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता है तो कॉस को मानते हैं, जबकि कॉस यहाँ दिख नहीं रहा लेकिन मान रहे हैं कॉस, तो कॉस को जब मानेंगे तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स,
इंटू डी एक्स बराबर डी जेड, यानी कि साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस डी जेड, यानी कि डी जेड को लाने के लिए साइन एक्स इंटू डी एक्स होना चाहिए, एक साइन का जरूरत है। तो यहाँ से एक साइन हम निकाल दिए, साइन का पावर 4x इंटू साइन एक्स डी एक्स, एक साइन को निकालें, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन का पावर 5 हो जाएगा, और साइन एक्स इंटू डी एक्स अब हमको डी जेड में आ जाएगा। लेकिन ये वाला प्रॉब्लम कर दिया, माने तो है कॉस को, तो इसको कॉस में कन्वर्ट कर लो, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, और साइन स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर के जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसका पावर 2 है तो 2 दिए, साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब मान बैठाइए 1 माइनस कॉस एक्स को माने थे जेड, तो ये हो गया जेड स्क्वायर, और साइन एक्स इंटू डी एक्स कितना है माइनस डी जेड, माइनस तो इसका होल स्क्वायर, माइनस तो कॉमन यानी कि बाहर निकल गया, कांस्टेंट है, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 a के जगह पे 1 और b के जगह पे z स्क्वायर, अब प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो z का पावर 4। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब तो इसमें कुछ है नहीं, 3 फंक्शन है हमारे पास, तो पहला क्या होगा डी जेड का इंटीग्रल z माइनस 2 जेड स्क्वायर का इंटीग्रल, जेड स्क्वायर का होगा z³/3 प्लस z4 का इंटीग्रल, तो z4 का होगा z5/5 और प्लस एक कांस्टेंट, मान बैठा दो, तोड़ दे रहे हैं, माइनस जेड के जगह पे cos x, ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 2/3 z³ z के जगह पे cos यानी कि cos क्यूब x, फिर माइनस प्लस माइनस 1/5 और z5 z के जगह पे cos, तो cos का पावर 5 और प्लस एक cos। ये समझे कि नहीं जी? हेलो, यस सर। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना, साइन का ये वाला फॉर्म 12 में दिया हुआ होगा। अब सारा चीज हम 12 का अगर बताएंगे तो फिर उसी में समय लग जाएगा। इसका फॉर्म जो है किसी सिन्हा, RD शर्मा, RS अग्रवाल किसी भी बुक में मिल जाएगा, यहाँ तक कि NCERT। m जब ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा तो z बराबर cos x पुटअप करते हैं, n जब ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा तो z बराबर sin x पुटअप करते हैं, जब ये पावर इवन होता है और दोनों का सम नेगेटिव होता है तो z बराबर 10x पुटअप करते हैं। इसका कुछ रूल है, उसको पढ़ लीजिएगा। तो आज यहीं पे छोड़ देते हैं, अगले क्लास हम पढ़ाएंगे इसके आगे, मतलब 2 से 3 क्लास में हम चाहेंगे कि 12 वाला पोर्शन पार हो जाए, उसके बाद जो है BSc वाला में आ जाए। ठीक है, कल आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में क्लास है, ऐप पर बंद कर रहे हैं।